बट कभी आपने देखा कि इन्हीं 125 साल में भगवान ने हमसे क्या करवाया? 1900 to 1925 मशीन गन्स एंड फाइटर प्लेन्स केम। उससे पहले हजारों लोगों को एक दिन में मारना पॉसिबल नहीं था। 19 जिधर पैथोलॉजी आई तो ये आया। 1925 to 50 सर्जरी आई तो एटम बम केम। लाखों को मारना पॉसिबल नहीं था उससे पहले। 50 to 75 एंटीबायोटिक्स केम, मिसाइल टेक्नोलॉजी केम। एक बटन दबाइए, 1 दर्जन शहर तबाह। Then 75 to 2000 genetics came and then came the bioweapons, जिसका कि एक मतलब there is a one theory in the coronavirus case that can be a bioweapon. So एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को कहां से कहां ला सकता है। तो आप ये समझिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। बट इफ यू लुक एट द कंप्लीट यूनिवर्स, तो भगवान आपको बता रहे हैं कि जितना इतरा रहे हो तुम 100 सवा 100 साल में डेवलपमेंट करके, उतनी हमने तुम्हारे हाथ से व्यवस्था कर दी है कि 100 सवा 100 घंटे में वो नलीफाई हो सकता है। क्यों? बिकॉज इफ यू लुक, देयर इज ए साइंटिस्ट, फिलोसफर, और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो लेबनीज थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। बीएससी में हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। लेबनीज वाज अ जर्मन फिलोसफर विच सेज दैट द एंटायर यूनिवर्स इज इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस सर्किल का एक सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट आप एक डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना घूम जाता है। सो एवरीथिंग रिमेन्स इक्विलिब्रियम इन दिस यूनिवर्स। इफ यू अचीव इन वन डायरेक्शन, यू आर लिविंग इन अदर डायरेक्शन, लूजिंग समथिंग इन द अदर डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई जब हमारी थिंकिंग थी तो वो क्या थी? अंदर से लेके बाहर तक, जो मैंने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा, तो वो अंदर से लेके बाहर तक की थिंकिंग थी। और वो बाहर तक आप पहुंचेंगे कैसे? अब नाउ आई कम टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। देयर आर टू थिंग्स, एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन 2-3 times this thing. Today we are having this mobile phone, and if you want to read something which is published anywhere in the world, for example, you want to read the Washington Post, so there are 2 ways. You take a flight from Delhi to Washington. It will take 16 hours to 20 hours depending upon your flight. By the time one day would have passed, अब आज का अखबार कल पढ़िए जाके। और दूसरा है अपने मोबाइल में वॉशिंगटन पोस्ट डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। बिकॉज द मोबाइल इज अ हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ सॉफ्टवेयर एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, एंड द एंटायर नॉलेज इज देयर इन द नेटवर्क. यू जस्ट कनेक्ट with the network, with the help of your software, the entire knowledge will download in your hardware. In the same manner, just 50-60 years back, ये कहा जाता था कि इंडिया में, भारतीयों में, हिंदुओं में, बौद्धों में, ये क्या बकवास की बात कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना तो जा गुफा में ध्यान लगाओ। ऐसा कहीं हो सकता है? हाउ इलॉजिकल यू आर, हाउ अनसाइंटिफिक यू आर। आज आपका मोबाइल आपको बता रहा है। इन द सेम मैनर आप ये समझिए, आवर बॉडी इज अ हार्डवेयर, our consciousness, मन बुद्धि चित्त अहंकार is a software, and there is a connecting network. Even 40 years back, आप दुनिया की जितनी भी किताबें हैं वो मोबाइल पे ले सकते हैं। तो लोग कहते हैं कितनी जीबी की मेमोरी हो सकती है? इम्पॉसिबल। अगर इतना बड़े कमरा भी रख दिया जाए तो इतनी मेमोरी नहीं हो सकती किसी मशीन की कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स। यू नो, टुडे इन यूट्यूब देयर आर 800 million videos. 800 million videos are available on plus 800 million plus are available on YouTube. केवल 40 years back आप कहते हैं कि साहब इतने बड़े कमरे के बराबर की भी मेमोरी डिस्क लगा दी जाए तो 800 million वीडियोस नहीं आ सकते। टुडे दे आर नॉट इन द डिस्क, दे आर इन द नेटवर्क. So in the same manner there are several things in the network. We have to connect to that. तो अब उसके लिए क्या कहा जाता है कि अंदर उतरो. There are faculties, you have to connect your software with the network. और कनेक्शन नेटवर्क का कैसे होगा? You have to do some programming in your software, not in the network. नेटवर्क में तो जो है ही है. You have to program in your software. Like if you want to connect to Wi-Fi, तो Wi-Fi का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ना. तो यही कहा गया है कि आप अपने अंदर की कॉन्शियसनेस का जैसे ही मॉडिफिकेशन करते हैं, ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग टू द आउटर वर्ल्ड, एंड देन हाउ पीस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेस कम्स. इसको आप ऐसे समझिए,
कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है विद ए स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेट, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। वही धरती के ऊपर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द मैग्नीट्यूड एंड ग्रेविटी बिकम्स ह्यूज। इन द सेम मैनर, टिल योर कॉन्शियसनेस is confined to your body, you are more susceptible to be outside pressures. The moment it starts increasing and the sphere starts increasing, your effect of sustaining any stress or negative thought becomes more. दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, केवल आपके शरीर में दर्द होता है, आपको ज्यादा तकलीफ होती है, उसी समय आपके बच्चे के तकलीफ हो जाए, आप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं, because your consciousness has pervaded your life, your body and connected to someone else. अब आप सोचिए कि अगर आप इस कॉन्शियसनेस को पूरी सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर दें तो अब क्या होता है कि जो आप नीचे उतरते हैं तो आपका कनेक्शन ऊपर भी होता चला जाता है। बाय डिफॉल्ट योर सस्टेनेंस कैपेसिटी बिकम्स स्ट्रांग एंड द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन इज टू सर्च फॉर दैट अल्टीमेट एनर्जी इन योर सेल्फ. And that ultimate energy is already embedded in yourself. You are unaware of that. Like you are having a device, you have not just connected to network, otherwise everything is there. तो क्या होता है कि जब आप कनेक्ट करते हैं तो हमारे यहां सारा सिस्टम क्या माना गया है, इंटायर जर्नी इज इनसाइड, नॉट आउटसाइड. इवन आप ये देखिए कि जो विचारधारा बाहर से आई है, इस्लाम बाहर से आया, उसमें भी थॉट क्या आ गया. एक उर्दू का शेर है कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं. मकसूद मतलब कहते हैं ना, मकसद वर्ड आप जानते हैं ना, मकसद मीन्स व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, मकसूद मीन्स डेस्टिनेशन. आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन. हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने हम जलवागर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं. महदूद मीन्स वेरी फ्यू. So what is our main objective is to search for yourself. और जब आप सर्च करते हैं तो फाइनली what happens, you remove the outside elements and you finally reach to the purest level of your consciousness. और जब आप वहां पहुंचते हैं तो you feel the zero. और आप में से जिन लोगों ने सुना होगा कि जब मेडिटेशन की एक स्टेज होती है जिसमें कहते हैं कि आपको बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती, अनहद नाद सुनाई पड़ता है, जो कहा जाता है कि हार्ट के अंदर होता है, जिसे कहते हैं अनहद. तो इसके लिए एक दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम. तो जब आप शून्य में अंदर पहुंचते हैं, अब शून्य से होता क्या है, दैट जीरो कनेक्ट्स यू टू द इन्फिनाइट. दैट्स वाई इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो you divide anything by zero, the resultant is infinite. And this infinity is attained irrespective of the value of the numerator. Whether you 1 divide by 0 or 1 billion divide by 0, it's always infinite. So that's why equality is also there. और इसीलिए अगर आप सबने ध्यान दिया हो, हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस श्लोक है, हम सब ने सुना है, उसका अर्थ किसी ने ध्यान नहीं दिया. गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इसका अर्थ हुआ ओम पूर्णमिदं, यह पूर्ण है, पूर्णमदः मैं भी पूर्ण हूं, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकालना है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, मैंने पूर्ण में से पूर्ण को निकाला. आई हैव टुक इन्फिनिटी आउट ऑफ द इन्फिनिटी, द रेजिडुअल इज इन्फिनिटी. इसीलिए देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन अवर कॉन्सेप्ट. Because education and meditation, how it connects. Education is a Western concept which says that you can be considered educated if there are certain things implanted or information implanted in your mind. वो चीज irrelevant होने वाली है अगले 25-30 साल में. अभी तो गूगल ने आधा irrelevant कर दिया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कर देगी, और जब 5G और 6G आ जाएगा तो इंफॉर्मेशन होना कोई बड़ी बात नहीं, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस में है और आपसे ज्यादा एक्यूरेटली वो उसको प्रेजेंट कर सकता है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो हमारे यहां एजुकेशन क्या मानी गई है, आप में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड शिष्य. शिष्य इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड शेष, विच इज इन संस्कृत, हिंदी एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज. शेष मीन्स रेजिडुअल, इतना निकाल लिया तो इतना शेष बचा.
शेष का एडजेक्टिव है शिष्य. इट मीन्स द फंडामेंटल ऑफ ड्यूटी ऑफ गुरु इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज. नॉलेज इज ऑलरेडी देयर इन द नेटवर्क. नॉलेज इज ऑलरेडी देयर इनसाइड योर डिसाइपल. यू हैव टू जस्ट रिमूव द कवर ऑफ माया. तो आपने जो अंधकार हटा दिया, जो शेष बचा वो शिष्य था. इसीलिए गुरु की डेफिनेशन क्या है? गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्दस्त निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्य विधीयते. गु शब्द का अर्थ अंधकार, रु का अर्थ उसको नष्ट करना. जैसे ही आपने डार्कनेस हटाई, उसका इंफिनिटी अपने आप उभर के सामने आ गया. जो शेष बचा वो शिष्य था. ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का ये मतलब था. और इवन इन द मेटीरियल वर्ल्ड जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि साहब हमारे यहां तो बाई बर्थ और ये और वो सारी चीजें थी, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, भगवान राम के बेटे थे लवकुश. कितने लोगों ने लवकुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के भक्त और शिष्य हनुमान के मंदिर सब तरह होते हैं. द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसका स्थान ऊंचा है. द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है. आज भी जब पूजा करवाने आप घर पे जाते हैं तो पंडित जी हाथ में जल लेकर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम लीजिए. व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? अपने बाप का नाम लीजिए नहीं, अपने गोत्र का नाम लीजिए. इट मीन्स द स्पिरिचुअल सक्सेशन इज इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल सक्सेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई इन ऑल द इंडियन ट्रेडिशन एंड द हिंदू ट्रेडिशन, whether you want to become Mathadhish, whether you want to become Mahamandaleshwar, whether you want to become Shankaracharya, whether you want to become saint, it is incumbent that you have to remain unmarried so that there should not be scope of any biological succession. Even you cannot think of having any biological successor. There has to be spiritual succession. इसीलिए इवन आप ये भी देखिए, दलाई लामा होते हैं तो क्या कहते हैं? बता देते हैं ना कि अब वो फला जगह दलाई लामा, अगला वाला दलाई लामा पैदा हो गया. और मुझे खुद भी इस विषय की जानकारी नहीं थी. एक बार किरण रिजिजू जी ने मुझे बताया. किरण रिजिजू जी जो मिनिस्टर हैं, ही इज बुद्धिस्ट. तो ही टोल्ड मी कि ऐसे ही नहीं कि किसी दलाई लामा ने डेथ से पहले कह दिया कि अगला दलाई लामा वहां पे होगा जाके तो हमने मान लिया. ऐसा नहीं होता है. उनका यह कहना है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं. लाइक द पेन, तो जो पेन वो यूज करते थे वो पेन रखा जाता है और सिमिलर टाइप के 5-6 पेन रखे जाते हैं. जो बुक्स हैं, जो बुक वो यूज करते थे, सिमिलर बुक्स रख दी जाती हैं. ऐसे बहुत सी चीजें यूज करते थे. अब जब वो बच्चा सक्सेसिवली 5 और 6 थिंग्स उन बुक्स में से, उस पेन में से, उन यूज किए हुए एलिमेंट में से वही पिकअप कर लेता है, देन दे फाइनली कन्फर कि हां ये वो है जिसके लिए कहा गया था. तो आप ये समझिए, ये मैंने इसलिए भी कहा, ठीक है कोई उसको माने ना माने, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये भी एक, मैंने क्यों कहा कि जब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है. जो मैंने एक बात कही थी कि साइंटिफिक डॉगमा ये है कि एवरीथिंग देयर इन द यूनिवर्स इज रैंडम, देयर इज नो डिजाइन. डिजाइन की बात क्यों ना करते हैं? डिजाइन मान लेंगे तो डिजाइनर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसलिए रैंडम की बात करो. जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है, जैसे जैसे नॉलेज का बेस बढ़ता जाता है, जिस चीज को हम रैंडम मानते थे उसमें डिजाइन दिखने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, आज से केवल 60-70 साल पहले, इट इज रेनी सीजन गोइंग ऑन, कल पानी बरसेगा या नहीं, इट वॉज अ रैंडम थिंग. नाउ टुडे बाई सैटेलाइट पिक्चर्स इवन यू कैन प्रिडिक्ट आफ्टर 10 days और 15 days यहां पानी गिरेगा. आज से 50-100 साल पहले 15 दिन बाद पानी गिरेगा, इट वॉज रैंडम. वैसे तो यह भी एक बात कहता हूं, यह भी एक, दो इट इज इलीगल बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, भाई लड़का है या लड़की, इट वॉज रैंडम. नाउ इट कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन बिफोर बर्थ. आप ये समझिए कि जो जो नॉलेज का स्फीयर होता जाता है, ये रैंडमनेस का एलिमेंट हटता है. आप दूसरी एक बात कहें, those who don't believe in the law of nature, there is no balancing fact in the nature. So I would like to ask, in statistics we were told कि एक बार उछालिए सिक्का तो हेड आएगा या टेल? तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. 4 बार में 4 बार हेड भी आ सकता है. बट अगर आप 4000 या 40,000 बार आप करेंगे तो 50-50 हो जाएगा लगभग. इट मीन्स जो जो आप वास्ट एक्सपेंस ऑफ नेचर पे जाते हैं, देयर इज अ बैलेंसिंग फैक्ट फोर्स, देयर हैज टू बी अ बैलेंसिंग फोर्स. वरना 40,000 में 40,000 बार भी हेड आना चाहिए. इफ यू से कि 40,000 में करने में रफली 20,000 बार आएगा, इट मीन्स देयर इज अ बैलेंसिंग फोर्स एट द लार्जर लेवल विच बैलेंसेस योर एंटायर थिंकिंग प्रोसेस और एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स. और इसमें एक मैं बात और कहूंगा जिसको बहुत से लोगों को लगता है कि, क्योंकि मैंने कहा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट में फाइनली अब आ गए जेनेटिक्स के ऊपर, तो अभी तक
जो डीएनए बना है, तो मनचाहा डीएनए नहीं बनाया जा सका है, डीएनए की कॉपी की जा सकी है। तो स्टिल टुडे वी आर द लेवल ऑफ क्लोनिंग, वी आर नॉट एबल टू हैव द डीएनए विच वी वॉन्ट ऑफ आवर चॉइस। तब तो फिर पंखों वाला इंसान भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे एक रीजन माना जाता है कि जो जेनेटिक कोड होता है या जो अमीनो एसिड्स के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पैटर्न में, तो जब मदर और फादर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो जो फोर्स उसको पहले रीअरेंज करता है, फिर जो उसको रीअरेंज करता है, दैट फोर्स, अभी जो 4 बेसिक फोर्सेस नोन है यूनिवर्स में, उन चारों में से कोई नहीं पाया गया है। मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? अब इस पे एक साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रेक, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ 5th टाइप ऑफ फोर्स विच ही हैज गिवन द मॉर्फोजेनेसिस फोर्स, मॉर्फिक फोर्स, which is there in our consciousness, which can be transmitted through our mind or consciousness, which can be enhanced through only consciousness, which can be retained only in consciousness. फिर एक प्रोफेसर लॉयल वॉटसन ने, उन्होंने एक और थ्योरी दी है कि जैसे जब मैक्सवेल ने मैग्नेटिक करंट की थ्योरी नहीं दी थी, तब तक किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेलप होता है। तो उनका कहना है कि जो हमारे डीएनए के पैटर्न है, मैंने उनकी बात सुनी तो बड़ी लॉजिकल लगी। उन्होंने कहा वो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बेस नहीं है, उसके चारों तरफ एक मेंटल वेव्स का एनवेलप है, वो मिलाकर उसको तय करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बात कही कि हम इस हॉल में हैं, तो जो कंक्रीट बेस पे है, द कंक्रीट ऑन द वॉल एंड द कंक्रीट ऑन द फ्लोर, ऑल कंक्रीट्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन व्हाई दिस पार्ट ऑफ कंक्रीट इज ऑन द फ्लोर एंड दैट इज ऑन द वॉल? उसका रीजन यह है कि जिस फोर्स ने यह डिसाइड किया है वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बियॉन्ड का फोर्स है। अब उन्होंने इसी का एग्जाम्पल दिया कि इफ यू वांट टू हैव ए डीएनए टेस्ट, तो क्या कहते हैं, नाखून, बाल, खाल, शरीर का कोई लिक्विड और आपका डीएनए मैच हो जाएगा। इफ इट इज एवरी एलिमेंट ऑफ योर बॉडी इज हैविंग सेम डीएनए, फिर किस वजह से ये बाल बना और ये खाल बना? सो द डिसाइडिंग फोर्स he has termed it as morphogenesis force. अब उन्होंने ये बात कही तो वहां से उन्होंने बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आए कि भाई यूनिवर्स में भी एक कॉन्शियसनेस है, और आप कोई चीज पहली बार करते हैं जैसे, तो आपको कंफ्यूजन रहता है, 3rd, 4th, 5th टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो आपके थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही हैज टोल्ड, ही टोल्ड कि व्हेन आई डिस्कस दिस थिंग टू साइंटिस्ट इन अमेरिका एंड England, they said you are doing a foolish thing. What is the sense of finding this thing that the universe is having some conscious memory and all our acts are settled in that, and then they decide how the universe will work? Then he said he came to Hyderabad at one point of time and he discussed with DRDO scientists. Then they said you are doing a foolish thing, but on a totally contrary logic. उन्होंने कहा फुलिश इसलिए है कि ये तो हमारे यहाँ हजारों सालों से बताया गया कि हमारे कर्म जो हैं वो नियत रहते हैं, वो कभी समाप्त थोड़ी होते हैं, वो तो तय हो जाते हैं, वही प्रकृति में रहते हैं, उसी कर्मों के अनुसार हमको आगे का जीवन जीना पड़ता है। अब उसने कहा कि दुनिया के 2 छोरों में खड़े होकर मुझे एक ही सेंटेंस सुनने को मिला और दोनों का लॉजिक कितना डिफरेंट था, ये सोच के मैं अचंभित हूं। अब यहां से आइए कि इफ दिस इज नॉट ए कॉन्शियस यूनिवर्स, इफ देर इज अ नो कंट्रोलिंग फोर्स, तो फिर वो 40,000 में 20,000 कौन बैलेंस कर रहा है? एक और बात आप सोचिए कि अब जैसे आचार्य जी येलो कलर की ये पहने हुए हैं, आपको भी येलो दिख रहा, हमको भी येलो दिख रहा है। अगर हम सब रैंडम हैं और टोटली अलग हैं तो आपको ग्रीन और हमको येलो दिखना चाहिए। हु इज डिसाइडिंग दैट एवरीबडी शुड लुक इट एज येलो? देयर हैज टू बी अ कलेक्टिव विजडम ऑल्सो, जिसे वेदों में कहा गया महत। एक सत है, एक महत है, एक हमारी बुद्धि है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस रियाल्म्स में जाते हैं जो आपको उस लेवल पे कनेक्ट कर देता है जहां इमेंस पावर मिलती है, जहां इमेंस नॉलेज मिलती है। और वो कैसे मिलती है, ये मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देना चाहता हूं। और हमारी नॉलेज हम भूले हुए होते हैं, वो
सारी नॉलेज हमारे अंदर है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब आपके माइंड के अंदर जाके सेटल होता रहता है, बस रिट्रीविंग का ही तो प्रॉब्लम है। जो पढ़ते थे ना कि विवेकानंद ने एक बार देखा और उनको कोई चीज याद हो गई, बुक को पढ़ा तो जो लैंग्वेज उन्हें नहीं भी आती थी उसको भी रिप्रोड्यूस कर दिया। या जैसे आपने सुना होगा इवन टुडे शतावधानी मुनि, अभी बेंगलुरु में 4-5 साल पहले एक जैन सेंट लड़का था यंग एज का। शतावधानी मीन्स 100 people are sitting and all 100 have asked one question, and after completing the 100% he will reply in the same sequence the answer of all the 100%. These are called शतावधानी, यानी 100। ऐसे ही सहस्रावधानी भी होते थे, 1000 people का भी वो क्वेश्चन का आंसर उसी सीक्वेंस में देंगे। दिस जस्ट शोज की व्हाट द लेवल ऑफ माइंड और आवर फैकल्टीज एंड कॉन्शियस फैकल्टीज वी आर हैविंग। तो इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो मेडिकेशन एक बेस बनाता है, मेडिटेशन एक लॉन्चिंग पैड है जो हमें वहां तक ले जाता है जहां जाने के बाद ये जो आपका फिजिकल वर्ल्ड के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा था, आप कहेंगे ठीक है सब बातें कह दी थ्योरेटिकल हैं, ऐसा होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ वी विल बी एबल टू अचीव। अब मैं इसका आपको बिल्कुल एक टेक्निकल आंसर देता हूं जो बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट पे होगा। आप हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं या घड़ी लिए हुए हैं, अचानक आपके हाथ से मोबाइल छूट के गिर जाए जमीन पे, तो जैसे ही ठक से मोबाइल होगा वैसे ही आपके दिल में धक होगा और बाकी यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स देयर इज ए एक्शन ऑन वन ऑब्जेक्ट, मीन्स और मोबाइल और योर वॉच, एंड रिएक्शन इन योर माइंड। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन साइंटिफिक टर्म्स द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेज देयर कैन बी एन एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू ऑब्जेक्ट्स ओनली इफ दे आर हैविंग एन वन कनेक्शन। इसका मतलब आपके मोबाइल या आपकी वॉच का आपके माइंड के साथ एक कनेक्शन बन गया है, और अगर कनेक्शन बन गया है तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो किसका एनर्जी लेवल हायर है, आपके ब्रेन का या आपकी वॉच का? आपके ब्रेन का। तो जैसे ही आपने कहा मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा ये, से आपने कहा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। यही तो होता है, when you are happy you feel energized, and your energized state of mind has got entangled with n number of objects. मुझे ये खाना अच्छा लगता, मुझे पहनना अच्छा लगता, मुझे घूमना अच्छा लगता है, ये मोबाइल मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये मूवी देखने को मिल जाए, वगैरह वगैरह, से 20 ऑब्जेक्ट्स। तो योर एनर्जी ऑफ माइंड इज इंटैंगल्ड इन 20 ऑब्जेक्ट्स। अब आप इसको कम करना शुरू करिए, 20 से 15 पे ले आइए, तो x by 15 इज इक्वल टू वैल्यू x 20 से ज्यादा हो गई, नेट वैल्यू बढ़ गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके अंदर वो एनर्जी रह गई। 15 से 10 पे आ गए और एनर्जी बढ़ गई, 10 से 5 पे आ गए और एनर्जी बढ़ गई। अब 5 से आगे की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। ये 5 चीजें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, एग्जिस्टेंस। तो अब आगे की यात्रा साधु करते हैं, पहले आवास छोड़ दिया तो x by 4 हो गया, अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है मकान की। जैसे नागा सन्यासी रहते हैं, तरुतल भिक्षा करतल व्यास, मतलब तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास। देन वो क्या करते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं, जैसे जैनों में दिगंबर और नागा साधु। अब दिशाएं ही मेरा अंबर, नाउ कॉन्शियसनेस हैज रीच टू दैट लेवल, x by 3 हो गया। अब फूड, अब वो उस लेवल में कॉन्शियसनेस पहुंचती है जहां पर कि आपको किसी वर्ल्डली मटेरियल से एनर्जी नहीं लेनी है, आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ फूड, तो x by 2 हो गया। अब 2 चीजें बची, श्वास और योर एग्जिस्टेंस। अब जब तक आपकी ब्रीदिंग चल रही है देन यू आर अलाइव, इफ द ब्रीदिंग स्टॉप्स यू आर डेड। तो योर एग्जिस्टेंस इज बाउंड बाय द ब्रीदिंग, बट द मोमेंट यू आर एबल टू मेक योर एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीदिंग, जब मैं चाहूंगा तो सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, तो x by 1 हो गया। x by 1 इज इक्वल टू x, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया। यही समाधि की अवस्था है जो योग के उच्च पे जाती है। बट अभी एक चीज रह गई, me, myself, one person, my name, my identity. The moment your consciousness becomes independent of your identity and existence, the value of n becomes 0. x by 0 is equal to infinity. अब सारी अनंत ऊर्जा आपके अंदर आ गई। और आप यूं लास्ट में समझ लीजिए, ये मेडिटेशन आपको कहां पे ले जाता है,
यू आर ए पर्सन, देन आपकी स्थिति यह है कि यू आर लाइक ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज योर बॉडी एंड योर सेंसेस विद अ सेंटर इन यू। जब आप मेडिकेशन के ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आत्मा के लेवल पे, तो इट इज अ सर्किल ऑफ हैविंग इनफाइनाइट सर्कमफ्रेंस विद अ सेंटर इन यू। बट लॉजिकली मैथमेटिक्स अगर पढ़ा हो तो इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्किल होगा उसका सेंटर फाइनाइट हो सकता है क्या? नहीं। इनफाइनाइट रेडियस के सर्किल का सेंटर एवरीवेयर होना चाहिए। तो द मोमेंट आप ये रियलाइज करेंगे तो आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज एंड यू विल बी एबल टू से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट है। और मैं फाइनली एंड करते हुए ये कहना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या कहा कि 25 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं। ये आने वाले 25 वर्ष अमृत काल है भारत का, जिसमें 75 ईयर्स से लेके हम 100th ईयर कंप्लीट करेंगे। और पिछले 15 अगस्त को जब ये अमृत काल शुरू हुआ तो उन्होंने 5 संकल्प दिए थे और कहा था उसमें क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, इंडिया को 2047 तक नंबर 1 की इकोनॉमी और डेवलप्ड कंट्री बनाना है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, उसके लिए सबको कर्तव्य करना और कर्तव्य सामूहिक करना है। तो अगर आप देखें तो अगले 25, अब इस बार उन्होंने क्या कहा, वो 25 साल का बेस जो बनेगा वो 1000 साल तक भारत का बेस बनाएगा। 1000 ईयर वो बेस कैसे बनेगा? फाइनली ये समझ लीजिए, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया, हमारा राइज तो अब कोई रोक नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, द टाइम ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड। और इसको मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड भी कर देता हूं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। आज से 2500 साल पहले इंडिया वॉज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वी वर द इकोनॉमिक सेंटर, वी वर द इंटेलेक्चुअल सेंटर, वी वर द मिलिट्री सेंटर। हमारा डाउनफॉल हुआ 2005 ईयर्स बैक। जब इंडिया का डाउनफॉल हुआ, देन हु इमर्ज एज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, देन हु इमर्ज एज द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। देन व्हेन द मेसोपोटामियन एम्पायर has seen a downfall, then who emerged? The Turkish Empire. Look at the pattern of shifting. Turkish Empire का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर। बहुत लोगों ने शायद अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, यूरोपियन हिस्ट्री, तो पहले रोमन एम्पायर की 2 कैपिटल थी। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की का इस्तांबुल है, एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो आज का रोम है। When Roman Empire declined, the time of Portugal, Spain came. When the Portugal, Spain declined, the time of Britain and France came. And when the British Empire eclipsed, the time of America came. अमेरिका में आप देखें, द मोस्ट प्रॉस्परस इज द वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। नाउ कम 70-80 years बैक। देन केम द टाइम ऑफ जापान। देन कम इन द लास्ट 50-60 years द टाइम केम व्हेन द टाइनी कंट्रीज वर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, which were considered the tigers of the Asia Pacific, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Macau. Now come in the last 20 years, China. अब चाइना में तो डिफ्लेशन शुरू हो गया है, आपको जानकारी होगी, बहुत सारी चीजें। व्हाट नेक्स्ट? इंडिया। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, बट द फंडामेंटल थिंग इज G7 और G20 में आपने एक बात देखी होगी, जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स थे, सिर्फ हमारे मोदी जी ऐसे थे जो सूट कोट और टाई में नहीं थे। हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जाती थी, चाहे सुषमा स्वराज जी हो या अभी निर्मला सीतारमन जी जाती है, तो साड़ी में थी। It means we are not just the biggest nation, we have surpassed China. It symbolizes that we symbolize the oldest civilization also. So we are the youngest nation, we are the oldest nation, we are the biggest nation. Now the target is to become richest nation, but for what? Not to dominate the world. ये बाकियों को चाहिए होगा डोमिनेट करना है, but to motivate the world. To inspire the world. The beginning was from your topic, as I have said, yoga. Then comes meditation. Then comes pranic healing. Then comes supreme realization. That's why we want to become Jagat Guru, not the world superpower. Because power dominates and Guru motivates.
जब आप किसी पावरफुल व्यक्ति के पास खड़े होते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा छिचका हुआ, संकोच, समथिंग ऑफुल, समथिंग अलर्ट, कॉन्शियस कि बुरा ना मान जाए। जब गुरु के पास में खड़े हो तो यू फील एक्साइटेड, इलेटेड एंड फुल ऑफ इंस्पिरेशंस। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अगर जहां से मैंने शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूं कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज कमिंग टुगेदर फॉर मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो आप समझ लीजिए द लार्जर कोहेरेंस हैज इमर्ज, और जो हमारी प्राचीन ज्ञान है, जो हमारा प्राचीन नॉलेज है, वो पूरी दुनिया को एक नया डायरेक्शन देगा। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक कविता थी, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। वो हम डिसाइड बताएंगे दुनिया को। एंड फाइनली समबडी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी प्रख्यात कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी एक जो लाइन है वो बताती है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। थैंक यू।